हाँ, तो हम लोग फिर शुरू करते हैं। अपना जो टॉपिक है नेक्स्ट है तुगलक। जो तुगलक था, तुगलक वंश, उसके साथ खास बात क्या थी? तुगलक वंश के साथ खास बात क्या थी कि जब वह उनका जो पहला महान शासक था, जिनका पहला महान शासक था, जिनका पहला महान शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। जो पहला महान शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक उनका पहला एक महान शासक था तुगलक वंश का। तो जो तुगलक थे वह भी चाहते थे एक ऑल इंडिया एम्पायर रूल करना। अब तुर्कों के साथ क्या था? ऑल इंडिया एम्पायर रूल करना। उनकी इच्छा होने लग गई। तो अलाउद्दीन के पास जो अगले शासक थे मोहम्मद तुगलक, वो भी एक ऑल इंडिया एम्पायर रूल करना चाहते थे। फॉर ए टाइम दे नॉट, कुछ समय के लिए उन्होंने न केवल दक्कन पर होल्ड किया, बल्कि वह डायरेक्टली उस पर कंट्रोल करने लगे। अलाउद्दीन के समय में इनडायरेक्ट था। जो नॉर्दर्न पेनिनसुला था अलाउद्दीन के समय में, वह इनडायरेक्ट था। जब हम आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के समय, तुगलक डायनेस्टी के समय में, तो तुगलक क्या चाहते थे कि वह ऑल इंडिया एम्पायर रूल करते। फॉर ए टाइम उन्होंने न केवल दक्कन पर होल्ड रखा, बल्कि डायरेक्टली रूल करने लग गए। अब यहां से अलाउद्दीन खिलजी और तुगलक का फर्क निकालिए। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, होल्ड ऑन साउथ इंडिया। अलाउद्दीन का इनडायरेक्ट था, तुगलक का डायरेक्ट था, फॉर ए सर्टेन टाइम। क्लियर? अब मोहम्मद बिन तुगलक, जिनका टाइम क्या है, 1325 टू 1551, 1325 टू 51, यह मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम है। अब देखिए, जैसे ही आप कॉन्कर करना चाहेंगे, वैसे ही आपको ज्यादा रेवेन्यू की आवश्यकता होगी। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जो इंफॉर्मेशन है, उसमें बड़ा इंफॉर्मेशन क्या है? वह इब्न बतूता का है, जो नॉर्थ अफ्रीकन अरब ट्रेवलर था। इब्न बतूता का अकाउंट हम लोग आगे पढ़ाएंगे। इस प्रकार से एडवांस कोर्स में आएगा, यहां तो नहीं आएगा, जहां पर आवश्यक है इसको समझना। तो इब्न बतूता मोहम्मद तुगलक के बारे में बड़ी इंफॉर्मेशन देता है। वह एक सवाल आता है कि इब्न बतूता किसके काल में इंडिया आया था? तो आंसर क्या हो गया? मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक के काल में इब्न बतूता इंडिया आया हुआ था। अब मोहम्मद तुगलक के पास जो आइडियाज थे, अब मोहम्मद के साथ खास बात क्या थी? वह मैन ऑफ आइडियाज था, और वह ट्राई करना चाहता था बहुत सी चीजों की। और ही उसके जो ही हैड एज एडवाइजर्स, एज वो जो जो उसके मेनी आइडियाज थे, वह सेंसिबल थे और रैशनल थे। जो मोहम्मद तुगलक के आइडियाज थे, वह सेंसिबल भी थे और रैशनल भी थे। तो ये आप आंसर मत लिखिएगा कि उसके आइडियाज नॉन सेंसिबल थे और इरेशनल थे, अतार्किक थे और किसी काम के नहीं थे। उसके आइडियाज में प्रॉब्लम नहीं थी, वह अपने समय से आगे की चीज था। वह अपने समय से आगे की चीज था। लेकिन दुर्भाग्य क्या था? वह कार्य नहीं कर सके। वाई? चूंकि उसका जो राइट थिंग था, वाई ही डिड नॉट डू द राइट थिंग्स टू मेक देम वर्क। अब देखिए, यहां से आप एक सवाल बनाइए, फिर भाई वाई फेल्ड। अगर हम ये कह रहे हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक, देखिए हमेशा सवाल कॉन्सेप्चुअल आते हैं, तो एक कॉन्सेप्ट क्या बन के तैयार हो रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक के जो आइडियाज थे वो सेंसिबल थे और रैशनल थे, लेकिन वह वर्क क्यों नहीं किए?
he did not do the right things to make them work. कार्य को करने का जो एक ढंग था, कार्य के करने का ढंग, अब ये मोहम्मद बिन तुगलक पे सवाल बनाने की कोशिश करते हैं। सवाल क्या है कि मोहम्मद बिन तुगलक के जो आइडियाज थे क्या वो ठीक नहीं थे? ऑप्शन ए। मोहम्मद बिन तुगलक के आइडियाज ठीक थे, उसको इंप्लीमेंट ठीक से नहीं किया गया। अब सवाल क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक के प्रयोग असफल क्यों हो गए? वाई द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ मोहम्मद तुगलक हैज फेल्ड। ए, उसके जो थॉट प्रोसेस थे वो इरेशनल थे। बी, उसके थॉट प्रोसेस इरेशनल थे और इरेशनली इंप्लीमेंट किए गए। सी, थॉट प्रोसेस रेशनल थे बट उसको इंप्लीमेंट रॉन्गली किया गया। डी, मोहम्मद तुगलक एक पागल आदमी था। अब इस सवाल को देखिए, बहुत सिंपल सी बात को गलत कराने की पूरी कोशिश कर दी गई है। बात सिंपल सी है लेकिन उसको गलत कराने की पूरी कोशिश कर दी गई है कि किस तरह सवाल आपका, या ये शायद उतना अच्छा शब्द नहीं, ज्यादा अच्छा शब्द क्या है कि वह सिंपल सी बात को कैसे आपसे एग्जामिन कर रहे हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक क्या चाहता था कि वह वांटेड टू कॉन्कर इंडिया एंड सेंट्रल एशिया। वह भारत और सेंट्रल एशिया को जीतना चाहता था। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? लार्ज आर्मी। देखिए, कहानी रिपीट हो रही है। जो कहानी पहले थी वही कहानी रिपीट हो रही है। तो इससे क्या हुआ? ही वांटेड लार्ज आर्मी। तो ही वांटेड लार्ज आर्मी। अगर आप इंडिया और सेंट्रल एशिया को जीतना चाह रहे हो तो आपको एक बड़ी सेना चाहिए। बड़ी सेना के बगैर आप कैसे जीत सकते हो? अब इसके लिए किया क्या जाएगा? इसके लिए ज्यादा पैसा चाहिए। लार्ज आर्मी है, अब ज्यादा पैसा चाहिए। मेरे ख्याल हिंदी अंग्रेजी वालों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हम मिक्स करते रहते हैं। यू नीड द मोर मनी। अब ज्यादा पैसे के लिए क्या है? टैक्सेस चाहिए। दोआब एरिया में टैक्स बढ़ाया गया, जो अलाउद्दीन खिलजी ने किया। दोआब एरिया में टैक्स बढ़ाया गया। अब इस टैक्स को, अब देखिए यहां फर्क देखिए, उसने बढ़ाया था वेल्दी पर, इसने बढ़ाया पीजेंट्स पर। अब आप एक बाइफर्केशन करिए अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक में। आप याद करिए हमने क्या बोला था? वेल्दियर पे, अमीर अमीर पीजेंट पे। यहां पर किसने लगाया? उसने पीजेंट्स पर टैक्स बढ़ा दिया। अब दिक्कत क्या हुआ? जिस समय टैक्स बढ़ाया गया उस समय क्या हो गया? फैमिन हो गया। उस समय अकाल पड़ गया। फैमिन हिंदी कहते अकाल, अकाल पड़ गया। अब जब अकाल पड़ गया तो आदमी टैक्स कैसे देगा? तो अकाल पड़ गया, देन पीपुल रिफ्यूज टू पे। पीपुल रिफ्यूज टू पे। लोगों ने टैक्स देने से इनकार कर दिया। जो एक्स्ट्रा टैक्स था, रिफ्यूज टू पे एक्स्ट्रा टैक्स। अभी आप देखिए, पीपुल रिफ्यूज टू पे टैक्स और पीपुल रिफ्यूज टू पे एक्स्ट्रा टैक्स। लोगों ने एक्स्ट्रा टैक्स देने से इनकार कर दिया और लोग रिबेलियन हो गए। यह योजना टैक्स इंक्रीज कैंसिल हो गया। बन गया? गॉट इट? अब पहला जो इशू है, अब देखिए इस चार्ट से सवाल उठाइए। हम कहां उठाते हैं? यहां उठा लेते हैं। ये क्यों किया गया?
हो गया क्लियर? क्लियर हो नहीं हो रहा है? सवाल क्या बना? मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब एरिया में टैक्स क्यों बढ़ाया? आंसर क्या हो गया? अब एक ऑप्शन ये भी लिख देते हैं। ए, he wanted large army. B, he wanted to conquer India and Central Asia. C, he wanted the more revenue for the empire. D, he wanted to extract money from the peasants. क्वेश्चन क्लियर हुआ नहीं हुआ? Just tell me this thing. Question clear हुआ या नहीं clear हुआ? The main issue is the clarity of the question. The main issue is not the answer. आंसर तो आ ही जाएगा अगर क्वेश्चन क्लियर। जो चार्ट तो सामने बना हुआ है। अगला सवाल बनाइए। Why taxation in Doab failed? मोहम्मद बिन तुगलक का जो प्रयोग था, जो उसने दोआब में टैक्सेशन किया, वह फेल क्यों हुआ? दिस इज द आंसर। हो गया? उस समय अकाल पड़ गया। कोई और आंसर हो सकता है? बताइए मेरे को आप। If there is any other answer, let me know. अगर कोई और आंसर होता है तो आप बताइए कि नहीं कोई और आंसर हो सकता है। फाइन। यह मोहम्मद बिन तुगलक का दूसरा ट्रांसफर ऑफ कैपिटल, दिल्ली टू दौलताबाद। उसने अपनी राजधानी का ट्रांसफर किया दौलताबाद, इसको हम देवगिरी भी कहते हैं, दौलताबाद देवगिरी। उसने राजधानी को ट्रांसफर किया। अब उसने क्यों किया? वाई ही डिड एंड वाई फेल्ड, दो है। वाई डिड बेटर कंट्रोल ओवर दक्कन। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को क्यों कंट्रोल किया? बेटर कंट्रोल ओवर दक्कन। अगर एक आप ऑल इंडिया एम्पायर को ध्यान में रखिए तो शायद वह एक बेटर सेंट्रलाइज्ड प्लेस था। यह फेल क्यों कर गया? वाई फेल्ड? तो यह क्यों किया, पहला ही क्वेश्चन है कि वह दक्कन पर ज्यादा, यही आंसर आप टिक लगाइएगा, बेटर कंट्रोल ओवर दक्कन। दूसरा, वह फेल क्यों कर गया? जो कैपिटल को मूव किया गया सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ है? अब जो एक खास बात थी कि दक्कन साउथ इंडिया के नजदीक है, वही नॉर्थ इंडिया के अगेंस्ट चली गई। जो साउथ इंडिया के क्लोज था, यह नॉर्थ इंडिया से दूर हो गया। फार अवे फ्रॉम द नॉर्थ इंडिया। जब फार अवे फ्रॉम द नॉर्थ इंडिया हो गया तो सल्तनत का जो कंट्रोल है वो नॉर्दर्न इंडिया पर नहीं हो सकता था, इसलिए उसने अपनी राजधानी का परिवर्तन उसने कैंसिल कर दिया। अब जो सदर्न किंगडम थे, उन्होंने इसको साइन ऑफ वीकनेस देखा। राजधानी का जो परिवर्तन है, आना और जाना, जो साउथ के राज्य थे, इन्होंने साइन ऑफ वीकनेस देखा कि जो सल्तनत काल है वह कमजोर हो रहा है।
और उसके बाद ही दो महत्वपूर्ण जो एक राज्य थे, विजयनगर और बहमनी, स्थापित हुए। तीसरा टोकन मनी, थर्ड इज अ टोकन मनी। अब टोकन मनी क्यों लाया गया? वाई टोकन मनी? ऐसा तो था नहीं कि टोकन मनी का एक्सपेरिमेंट मोहम्मद तुगलक ने अकेले किया हो। यह जो टोकन मनी का एक्सपेरिमेंट था, वह एक अटेम्प्ट था टू ऑब्टेन मोर मनी। वाई? टू ऑब्टेन मोर मनी। सवाल क्या हो गया कि मोहम्मद बिन तुगलक ने टोकन मनी का एक्सपेरिमेंट क्यों किया? जो उसका पार्ट था, उसका अटेम्प्ट था, उसका जो पहला अटेम्प्ट था कि जो उसने दुआब में टैक्स बढ़ाया, उसका भी सेम रीजन था, ही वांटेड मोर मनी। लेकिन जो टोकन मनी बढ़ाया, इसका भी रीजन था, ही वांटेड टू हैव मोर मनी। इसके लिए सुल्तान ने डिसाइड किया कि वह टोकन क्वाइन यूज करेगा, ब्रास एंड कॉपर, ब्रास एंड कॉपर का। वह टोकन, ब्रास एंड कॉपर का वह टोकन क्वाइन यूज करेगा। इसको एक्सचेंज किससे करेगा? इन एक्सचेंज ऑफ सिल्वर। इन एक्सचेंज ऑफ सिल्वर, इन एक्सचेंज ऑफ सिल्वर ही विल इशू द टोकन क्वाइन ऑफ ब्रास एंड कॉमन। और इसने बोला कि जो यह टोकन क्वाइन होगा, जो सुल्तान ने डिसाइड किया कि जो टोकन क्वाइन हुआ ब्रास एंड कॉमर, यह एक्सचेंज हो जाएगा सिल्वर क्वाइन फ्रॉम ट्रेजरी। जो किंग की ट्रेजरी है, उसके सिल्वर क्वाइन से वह इसको एक्सचेंज कर देगा। यह स्कीम काम कर गई होती अगर सरकार इस पर ठीक से नियंत्रण रखती कि किस तरह से एक्सचेंज हो रहा है, कौन ले आ रहा है, कौन ले जा रहा है। अब लोगों ने क्या किया? लोगों ने बदमाशी शुरू की कि लोगों ने अपने टकसाल में, लोगों ने, अब राज्य का टकसाल ही तो ठीक था, लोगों ने गढ़ना शुरू कर दिया। दे स्टार्टेड मिंटिंग, और अपने ब्राउस और कॉपर के जो सिक्के बनाते थे, उससे चांदी के सिक्के बदल रहे थे। अब यह योजना फेल क्यों हुई? वाई फेल्ड? कम ऑन दिस पॉइंट, यह फेल क्यों हो गई? क्या कारण था इसके फेल होने का? मोहम्मद की पॉलिसीज थी, वह मोहम्मद की पॉलिसीज ऐसी थी कि उसका इंप्लीमेंटेशन ठीक नहीं होता था। तो जो मोहम्मद बिन तुगलक का सारा काम था, उस सारे काम के फेल होने का कारण यह था कि वह उसको ठीक से इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहा था। और इसका नुकसान क्या हुआ? वह लोगों का सपोर्ट खोना शुरू हो गया। उसको पीपुल और उलेमा दोनों का सपोर्ट वह खोने लग गया। तो पीपुल जो लोग थे और उलेमा थे, दोनों का सपोर्ट खोना शुरू हो गया। अब उलेमा क्या थे? वह इस्लामिक लर्निंग के स्कॉलर्स हुआ करते थे, वह जनरली ऑर्थोडॉक्स हुआ करते थे, उनका आउटलुक पिछड़ा हुआ करता था। अगर इफ ही हैड, अगर वह मोर कॉपरेशन देते, अगर मोहम्मद तुगलक को ज्यादा कॉपरेशन मिलता नोबल से, उलेमा से, पीपुल से, वह ज्यादा एडवाइस किया गया होता, तो शायद उसकी पॉलिसी सक्सेसफुल हुई होती। तो जो उलेमा थे, जो इस्लामिक लर्निंग के जानकार हुआ करते थे, ऑर्थोडॉक्स थे, वह मोहम्मद तुगलक की पॉलिसी से सहमत नहीं हो रहे थे। और जो दुआब का जो मुद्दा था जिसपे उसने टैक्स बढ़ाया, उससे क्या हो गया? द पीपल हैव स्टार्टेड थिंकिंग द किंग इज वर्किंग अगेंस्ट हिम। तो लोग जो है उसके अगेंस्ट हो गए, और मोहम्मद तुगलक के को एडवाइस सही नहीं मिल रही थी। इस कारण मोहम्मद तुगलक फेल कर गया। अब आप लिखिए 3 पॉइंट मोहम्मद तुगलक फेल क्यों क्यों किया। ए,
wrong implementation. Second, had he advised better, he may have succeeded. C, तीसरा, nobles, ulema and people against him. तीन हो गया, या से चौथा कोई और बन रहा है? टेल मी एनीथिंग मोर? यार जैसे हम इंटरप्रेट करते आप भी कर सकते हो। बताओ कुछ और बन रहा है? सोचो, बताओ। अप्लाई माइंड। अपना काम सिर्फ आपके दिमाग को खोलना है। अगर मैं खोल ले गया तो मेरा काम हो गया। बताइए। बताइए। मैं कहा सफिशिएंट है, चौथा नहीं बन रहा है। लिख दिया 3 पॉइंट आप लोग। गुड कंट्रोल और नहीं समृद्धि, ये शायद नहीं आ रहा है। गुड कंट्रोल और नहीं आ रहा ना, नहीं, ये नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन का इशू नहीं है इसके साथ। अब फिरोज, इसके बाद आते हैं फिरोज। फिरोज, अब देखिए मोहम्मद और फिरोज में फर्क। हर शासक को पढ़ने का कारण क्या है? सब में कोई न कोई खास बात दिखाई देती है। तो जो मोहम्मद के बाद फिरोज आते हैं, उन्होंने रियलाइज क्या किया कि मोहम्मद के हारने का कारण क्या है? नोबल्स और उलेमा, इनका सपोर्ट नहीं है। फिरोज को लगा कि मोहम्मद तुगलक की असफलता का क्या कारण था, मोहम्मद तुगलक के फेल्योर का क्या कारण था, तो उसके पास नोबल्स और उलेमा का सपोर्ट नहीं है। तो उसने क्या किया? पॉलिसी चेंज की और इनके साथ पीस किया, पॉलिसी चेंज कर दी। तो नोबल्स और उलेमा का से उन्होंने समझौता किया। दे ट्राइड टू एस्टैब्लिश पीस विथ नोबल्स एंड उलेमास। वह उनके नजदीक जाने लग गए। अब पीस कैसे होगा? उनको संतुष्ट कैसे करोगे? ग्रांट ऑफ रेवेन्यू। लैंड पर जो ग्रांट ऑफ रेवेन्यू थी, वह नोबल्स और उलेमा को उसने देना शुरू किया। दूसरा, वह जो नोबल्स थे वह लीनियंट हो गया। जो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक, वह नोबल्स के साथ टफ थे। फिरोज तुगलक क्या हो गया? वह लीनियंट हो गया। उससे वह बहुत ही आराम से, बहुत ही ठीक से पेश आने लगा। जो ऑर्थोडॉक्स जो उलेमा थे, उसने क्या किया? उसने उलेमा को, ऑर्थोडॉक्स उलेमा को अपनी पॉलिसी पर नियंत्रण करने दिया। He allowed them to guide। जो उसकी अपनी पॉलिसी थी उस पे वह नियंत्रण, इन्फ्लुएंस ज्यादा अच्छा शब्द है, इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस, उनका इन्फ्लुएंस स्वीकार किया। तो जो उलेमास थे, ऑर्थोडॉक्स थे, वह उसकी स्टेट पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कर रहे थे। नॉन मुस्लिम के लिए आप देखिए, एक फैक्ट्री, नॉन मुस्लिम के लिए यह लेस टॉलरेंट था। नॉन मुस्लिम के लिए यह लेस टॉलरेंट था। फॉर नॉन मुस्लिम फिरोज तुगलक वॉज द लेस टॉलरेंट। न केवल नॉन मुस्लिम, जो मुस्लिम ऑर्थोडॉक्स नहीं थे उनके लिए भी, नॉन मुस्लिम के लिए था, और जो मुस्लिम ऑर्थोडॉक्स नहीं थे उनके लिए भी। जो मुस्लिम ऑर्थोडॉक्स नहीं थे उनके लिए भी वह लेस, तो लेस टॉलरेंट किस लिए हो गया? ए, नॉन मुस्लिम के लिए। बी, वह मुस्लिम जो ऑर्थोडॉक्स नहीं थे उनके लिए भी वह
लेस टॉलरेंट हो गया। जो फिरोज तुगलक का इशू था, लेकिन खास बात क्या था, जो पावरफुल ग्रुप थे कोर्ट में उससे उसने अपने रिलेशन ठीक किए, लेकिन सुल्तान की अथॉरिटी डिक्रीज की। लेकिन सुल्तान की जो अथॉरिटी थी इसके समय डिक्रीज की। सुल्तान की अथॉरिटी क्या है, वह डिक्रीज की। सुल्तान की अथॉरिटी उस समय डिक्रीज हो गई, सुल्तान की अथॉरिटी कमजोर होने लग गई। और उस समय जो गवर्नर ऑफ सर्टेन प्रोविंस थे बिहार बंगाल के, उन्होंने सल्तनत के अगेंस्ट रिवोल्ट कर दिया और फिरोज ने कोशिश किया उनको अपने कंट्रोल के लिए, पर सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो बिहार और बंगाल का रिवोल्ट हो गया, जिसको फिरोज कंट्रोल नहीं कर सका। लेकिन फिरोज याद किया जाता है अपने वेलफेयर मेजर्स को लेके। एक सवाल का आंसर हो गया कि फिरोज ने अपनी पॉलिसी क्यों चेंज की। दूसरा सवाल क्या है, दूसरा इशू आते हैं कि जो जनरल, अब इसको आंसर करिए, फिरोज ने अपनी पॉलिसी क्यों चेंज की, कंप्लीट आंसर हो गया। कम ऑन द नेक्स्ट वन, कि जो जनरल वेलफेयर मेजर है फिरोज का, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। वह जनरल वेलफेयर, न्यू इरिगेशन स्कीम, उसने न्यू इरिगेशन स्कीम लगाई, यमुना कनाल। उसने एक न्यू इरिगेशन स्कीम शुरू की जिसमें उसने यमुना कनाल को बनाया। उसने स्टैब्लिश किया न्यू टाउन। कौन कौन से, फिरोजपुर। ये सवाल बहुत आता है कि फिरोज ने कौन कौन से न्यू टाउन स्टैब्लिश किए। फिरोजपुर, फिरोजाबाद, हिसार फिरोजा, जौनपुर। तो एक उसने इरिगेशन स्कीम बनाई जिसमें यमुना कनाल हुआ। इसने फिरोजपुर, फिरोजाबाद, हिसार फिरोजा, जौनपुर को इसने स्टैब्लिश किया। इसने इंक्रीज किया नंबर ऑफ एजुकेशन सिस्टम एंड हॉस्पिटल्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इसको इसने एस्टेब्लिश किया और इसने इसमें सुधार किया। एंशियंट जो इंडियन कल्चर था उसमें उसका बहुत रुचि थी, एंशियंट इंडियन कल्चर में उसकी बहुत रुचि थी। और उसके समय में ए नंबर ऑफ बुक्स इन संस्कृत, जिसमें कुछ रिलीजियस फिलोसफिकल थे, वह ट्रांसलेट किए गए पर्शियन और अरबियन में। पर्शियन और अरेबियन में वह ट्रांसलेट किए गए। तो नंबर ऑफ रिलीजियस बुक्स थे जो उसके समय ट्रांसलेट किए गए। जो अशोक का 2 पिलर था वह दिल्ली लाया और एक को उसने अपने पैलेस की छत रखा। अशोक के 2 पिलर को वह दिल्ली ले आया और उसमें से एक को उसने अपने पैलेस की छत रखा। अब यह साम्राज्य फिरोज के बाद विघटन की तरफ कैसे बढ़ा। तैमूर का इन्वेजन हुआ 1398 में। 1398 में तैमूर का इन्वेजन होता है, जो एक टर्किश चीफ था। उसका मेन लक्ष्य क्या था, लूटपाट के लिए उसने आक्रमण किया। और तैमूर के इन्वेजन की बहुत सी कहानी हम लोग हमेशा सुनते ही रहते हैं। उसने अपने इस लक्ष्य के प्राप्त के लिए उसने रेड किया इंडिया के नॉर्थ पार्ट में और वापस सेंट्रल एशिया में वो वापस चला गया। और जो उसने लूट किया वह समरकंद लेके वापस गया, जैसे महमूद गजनी ने किया था वैसे तैमूर ने किया कि उसने अपने लूट का जो पार्ट था उसको समरकंद को ब्यूटिफाई करने में, सुंदर बनाने में उसने खर्च किया। उसके बाद सैयद डायनेस्टी आती। सैयद डायनेस्टी में जो महत्वपूर्ण शासक थे, जो सैयद डायनेस्टी में जो महत्वपूर्ण शासक थे वह लोधी, जो सैयद डायनेस्टी आती है। और सैयद डायनेस्टी वाले लोग क्या थे, अफगान थे। ये क्या थे, अफगान नोबल्स थे। ये अफगान थे, ये अफगान हुआ करते थे। तो ये इनका कार्यकाल क्या था, 1414 से 1451, ये इनका कार्यकाल था। अफगान नोबल्स, इनका फैमिली क्या नाम था, इनका था
था लोधी। एक लॉन्ग स्ट्रगल के बाद जो पहले शासक होते हैं सिकंदर लोधी, सिकंदर लोधी ने अपना कैपिटल मूव किया फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। उन्होंने दिल्ली से आगरा अपने कैपिटल को क्यों मूव किया, क्यों ऐसा क्यों किया? उन्होंने ये सोचा कि इससे वह आगरा से अपने किंगडम को बेटर कंट्रोल कर सकेंगे। Why he moved this capital from Delhi to Agra? Because he thought from the Agra he is able to control the better the kingdom of the Sultanate period. अब ये लोधी किंग क्या थे? ये अफगान थे, ये अफगान हुआ करते थे, ये अफगान थे। तो जो लोधी किंग जो अफगान हुआ करते थे, इन्होंने यह अपने जो लोधी किंग थे यह इनका सपोर्ट की, यह डिपेंडेंट किससे? यह अफगान थे और अफगान पर ही इनका सपोर्ट डिपेंडेंट था। अफगान के सपोर्ट पर लोग थे। लेकिन दिक्कत क्या हो गई कि जो अफगान थे यह अफगानों की लॉयल्टी ही प्राप्त न कर सके। अफगान लोधी किंग थे, यह अफगान लॉयल्टी ही प्राप्त न कर सके, अफगानों की लॉयल्टी प्राप्त न कर सके। यह अफगानों की लॉयल्टी प्राप्त कर सके। वाई अफगान अगेंस्ट लोधी किंग? नेक्स्ट क्वेश्चन, यह उनके अगेंस्ट क्यों हो गए? उसका रीजन क्या था? जो नोबल्स थे वह बहुत हैप्पी नहीं अबाउट द पावरफुल स्टेटस ऑफ सुल्तान। इसका आंसर क्या होगा? यह जो अफगान थे यह सुल्तान के पावरफुल स्टेटस से संतुष्ट नहीं थे, सुल्तान के पावरफुल स्टेटस से संतुष्ट नहीं थे। यह सुल्तान के पावरफुल स्टेटस से संतुष्ट नहीं थे और कई लोगों ने खुलेआम अपना प्रतिरोध दर्ज किया एंड दे हैव ओपनली रिवोल्टेड। जो लास्ट लोधी सुल्तान थे इब्राहिम was opposed by the Afghan nobles और finally plotted बाबर। अब ये सवाल हम क्यों बना रहे हैं? ये सवाल हमने इस पर समय क्यों लगाया? हर क्वेश्चन, हर चीज पर एक समय लगाने के पीछे एक रीजन होता है। हमने इस पर समय क्यों लगाया, ये आप सब समझने की कोशिश करिए। हमने समय क्यों लगाया इस पर? बाबर को इनवाइट किसने किया? ए राजपूत, बी तुर्क, सी अरब्स, डी अफगान। इसको और कठिन करना है, आप अरब हटा दो, यहां कर दो चौहान। जब तक आप इसको एग्जैक्टली इस क्वेश्चन को नहीं समझेंगे आप इस पर टिक कभी नहीं लगाएंगे। आंसर इज अफगान, लेकिन आप इस पर टिक तभी लगाएंगे जब आप इसको ठीक से समझ पाएंगे कि अफगान अगेंस्ट लोधी किंग क्यों थे। जब तक आप इसको ठीक से समझेंगे आप इस टिक नहीं लगाएंगे, आप टिक इस पर लगा देंगे। टिक आप इस पर भी लगा सकते हैं, टिक आप इस पर लगा सकते हैं। इस पर टिक तभी लगेगा जब आप इसको एकदम ठीक समझ जाएंगे। इसलिए यह समझना बहुत जरूरी है कि अफगान लोधी किंग्स के अगेंस्ट क्यों थे। अब मोस्ट ऑफ द जो नोबल्स थे, अब यह जो नोबल्स हुआ करते थे, अगर हम उस समय के नोबल्स को समझने की कोशिश करें तो जो ज्यादातर नोबल्स थे वह टर्किश और अफगान फैमिली से आते थे जो इंडिया में सेटल हो गए थे। उसमें कम कुछ ऐसे लोग थे जो भारत में अपना भविष्य तलाश करने आए थे। अलाउद्दीन खिलजी के बाद इंडियन मुसलमान और हिंदूज अपॉइंट होने लगे एज एन ऑफिसर। एक सवाल और आ गया, इंडियन मुसलमान और हिंदू कब अपॉइंट होने लगे एज एन ऑफिसर?
तो अलाउद्दीन के बाद, आफ्टर टाइम ऑफ अलाउद्दीन, इंडियन मुसलमान और हिंदूज को अपॉइंट किया एज ऑफिसर। और जो ग्रांटिंग ऑफ रेवेन्यू की सिस्टम थी, लेट्स अंडरस्टैंड द इक्ता सिस्टम। ग्रांटिंग ऑफ रेवेन्यू, जो पुराना सिस्टम था, ग्रांटिंग ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ए पीस ऑफ लैंड, ऐसे काट काट के लिखो तभी समझ में आता है। इन ए विलेज ऑब्लिक एरिया, ग्रांटिंग ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ए पीस ऑफ लैंड और ए विलेज, किसको? टू एन ऑफिसर, एक किसी अधिकारी को। इट वॉज नॉट हेरिडिटरी, यह वंशानुगत नहीं हुआ करता था। ही कुड नॉट ट्रांसफर, वह इसको किसी और के नाम स्थानांतरित नहीं कर सकता था। ही कुड नॉट ट्रांसफर इट, जो अमाउंट ऑफ रेवेन्यू ऑफ सच लैंड, जो अमाउंट ऑफ रेवेन्यू थी, अमाउंट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम सच लैंड 1/3, जो अमाउंट ऑफ रेवेन्यू थी फ्रॉम सच लैंड इज 1/3 प्रोड्यूस, और यह शेयर ऑफ स्टेट था। इट वॉज द शेयर ऑफ स्टेट। अमाउंट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम सच लैंड इज 1/3, दिस इज द शेयर ऑफ द स्टेट। रेवेन्यू कलेक्ट कौन करता था? लोकल ऑफिशियल करते थे। अब इसको थोड़ा ठीक समझिए आप, इस पॉइंट को। उस तरह की लैंड से जो रेवेन्यू कलेक्ट होता था वह फिक्स था एट 1/3 ऑफ प्रोड्यूस, एंड दिस वाज द शेयर ऑफ द स्टेट। और जो रेवेन्यू कलेक्ट होता था, यह जो रेवेन्यू था फ्रॉम दिस लैंड वाज यूज्ड फॉर द सुल्तान्स पर्सनल एक्सपेंसेस। सॉरी मिक्स कर दिया, सॉरी मैं भी मिक्स कर दिया मैं, सॉरी, वन मिनट, दो चीज मिक्स हो गई एक साथ। यह हेरिडिटरी नहीं हुआ करता था। अब जो यह इक्ता सिस्टम था, इस इक्ता सिस्टम में अब फिर शुरू करते हैं। जो इक्ता सिस्टम था, ग्रांटिंग ऑफ रेवेन्यू था फ्रॉम ए पीस ऑफ लैंड था, एक ऑफिशियल था, और इट वाज नॉट हेरिडिटरी, और ही कुड नॉट ट्रांसफर इट, वह इसको ट्रांसफर नहीं होता था। जो ग्रांट ऑफ रेवेन्यू था फ्रॉम टेरिटरी, इसको हम इक्ता कहते थे। जो ग्रांट ऑफ रेवेन्यू था इस टेरिटरी से, जो ग्रांट ऑफ रेवेन्यू था, अब सवाल क्या है? व्हाट इज इक्ता? सवाल क्या है? व्हाट इज इक्ता? यह यहां से लेके यहां तक से हुआ क्लियर। क्लियर हो गया? हुआ क्लियर? नहीं हुआ? ग्रांट ऑफ रेवेन्यू का इक्ता था। इक्ता क्या था? एक रेवेन्यू, एक पीस ऑफ लैंड से रेवेन्यू आता, वो ग्रांट करता था, एक अधिकारी को किया जाता था। वह हेरिडिटरी नहीं होता था, वह इसको ट्रांसफर नहीं कर सकता था। और जो टेरिटरी का रेवेन्यू जो ग्रांट किया जाता, इसको इक्ता सिस्टम बोलते थे। जब यह रेवेन्यू कलेक्ट करता था तो वह एक पार्ट अपने सैलरी के लिए रखता था, अदर पार्ट से वह सोल्जर मेंटेन करता था फॉर सुल्तान। जो रेवेन्यू आया, इस रेवेन्यू का दो पार्ट हुआ, एक सेल्फ सैलरी के लिए, दूसरे पार्ट से सुल्तान के लिए सेना मेंटेन करता था। सुल्तान के लिए सेना मेंटेन करता था।
सुल्तान के लिए सेना वह मेंटेन किया करता था। ऑफिसर के पास यह जिम्मेदारी थी, वह एक डिटेल्ड इस रेवेन्यू का डिटेल्ड अकाउंट रखे। कितना पैसा उसने अपने लिए खर्चा किया और कितने पैसे से सेना उसे रखी, तो वह एक डिटेल्ड अकाउंट रखने की कोशिश करे। किसका डिटेल्ड अकाउंट? इनकम और एक्सपेंडिचर का। इनकम और एक्सपेंडिचर का एक डिटेल्ड अकाउंट उसको रखने की जिम्मेदारी थी। इस ऑफिसर के पास एक काम और था, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। जिसको एकता सिस्टम में एकता दी जाती थी, उसके पास जिम्मेदारी थी कि वह अपनी टेरिटरी में लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन करे। उसी रेवेन्यू से प्राप्त आमदनी से तो एक हो गया सेल्फ सैलरी, बी हो गया सुल्तान के लिए सेना रखना, और सी उस टेरिटरी में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के खर्चे को भी समझे। क्लियर नहीं हुआ है? इसमें एक और फर्क भी था। यह जो वह समटाइम्स यह सिस्टम डिफरेंट क्या था, जो अमाउंट जो ऑफिसर सुल्तान को भेजता था वह फिक्स होता था। एक सिस्टम हुआ, कई बार डिफरेंस क्या होता था, फिक्स कर देता था सुल्तान, इतना पैसा दो और एनुअली दो। एक सिस्टम ये हो गया। एक सिर्फ कई बार सुल्तान क्या करता था कि एक अमाउंट फिक्स कर देता था और बोलता था हमको एनुअली पैसा दिया जाए, और जो ऑफिसर जो अमाउंट फिक्स होता था वह सुल्तान फिक्स करता था और एनुअली पेड किया जाता था। और इससे होता क्या था, इससे होता क्या था, जो नोबल्स थे उनके पास इतना पैसा होता था कि वह बहुत लग्जरी में रहते थे। इससे क्या होता था, नोबल्स लग्जरी में रहने लग गए थे, इतना पैसा था। कुछ करते धरते तो थे नहीं, ये डेट में आ जाते थे, ऋण में आ जाते थे, और हिंदू बैंकर्स इनको लोन देता था। क्लियर हुआ? सॉरी, ये क्या है, मिस कर गया मैं, वहां पर लिखने लग गया, कहते हैं जो टैक्सेशन सिस्टम था। क्लियर हो नहीं हो? क्लियर नहीं हुआ? मैं फिर करता हूं, एकता सिस्टम पे सवाल बहुत आता है। एकता सिस्टम पे सवाल बहुत आता है। किसको क्लियर नहीं हुआ? किसको क्लियर नहीं हुआ? चलिए फिर से रिपीट कर देते हैं। चलो चलो, एकता सिस्टम क्या था? व्हाट इज एकता सिस्टम? जो सिस्टम ऑफ ग्रांटिंग ऑफ लैंड, सिस्टम ऑफ ग्रांटिंग ऑफ लैंड, यह सिस्टम ऑफ ग्रांटिंग ऑफ लैंड किस तरह से हुआ करता था? रेवेन्यू, जो एक पीस ऑफ लैंड थी उसका जो रेवेन्यू है, वह पीस ऑफ लैंड ऑफिसर को फॉर सैलरी दे देते थे। जो ऑफिसर है इसको फॉर सैलरी, कि उसके तनख्वाह के एवज में वह पीस ऑफ लैंड दे दिया गया। यह नॉट हेरिडेटरी, यह वंशानुगत नहीं था, यह वंशानुगत नहीं हुआ करता था, यह ट्रांसफर हो सकता था। लेकिन जब सेंट्रल अथॉरिटी वीक होती थी तब यह हेरिडिटी हो जाती थी, सिद्धांततः यह हेरिडिटी नहीं हुआ करती थी। अब इसको बोलते थे एकता सिस्टम। दिस इज कॉल्ड एकता सिस्टम। अब इस एकता सिस्टम से होता क्या था, अब जो रेवेन्यू कलेक्ट हुआ, अब यहां चलते आगे, अब जो रेवेन्यू कलेक्ट हुआ ये हो गया एकता सिस्टम। नाउ कम ऑन द पार्ट ऑफ द रेवेन्यू। अब जो रेवेन्यू कलेक्ट हुआ, इस सिस्टम से एक जो रेवेन्यू कलेक्ट हो गया, उस रेवेन्यू के कलेक्शन से होता क्या था, वह रेवेन्यू कलेक्शन से
A, one part salary. B, army for Sultan. C, maintain law and order in his territory. अपने क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की जिम्मेदारी उसके पास हुआ करती थी। तो जो ग्रांट ऑफ एकता से जो पैसा आता था, उसको 3 काम उसको करने पड़ते थे। अब इस रेवेन्यू का डिटेल्ड अकाउंट रखना पड़ता था। मींस इनकम और एक्सपेंडिचर का डिटेल्स रखना पड़ता था। जो इक्तादार था वह इनकम और एक्सपेंडिचर का एक डिटेल रखा करता था। कई बार यह डिफरेंट होता था। एक तो सिस्टम हो गया, डिफरेंट क्या होता था? सुल्तान को एनुअल फिक्स्ड अमाउंट देना होता था। सुल्तान को एक एनुअल फिक्स्ड अमाउंट देना होता था। कई बार जो डिफरेंट हुआ करता था, इसमें यह काम होता था कि सुल्तान को एक एनुअल फिक्स्ड अमाउंट भेजा करता था और वह सुल्तान फिक्स कर देता था। अब इतना पैसा इनके पास होता था, पैसा इनके पास बहुत होता था, लेकिन मनी बहुत होती थी। ये कुछ करते तो थे नहीं, ये लग्जरी में रहते थे और कई बार ये ऋण देते थे और जो हिंदू बैंकर्स थे इनको ऋण दिया करते थे। क्लियर हुआ? इज क्लियर? और नॉट क्लियर? लिख लिया? बस छोटा सा एक पार्ट कर देते हैं, फिर आज का दिन हम फिनिश करते हैं। बस बहुत छोटा सी चीज है। उनकी जो 4-5 अधिकारी थे उस पर कर देते हैं बस। अगर बिल्कुल नहीं चल रहा हो तो बंद कर देते हैं, एज यू से। हाँ, चला गया। इनके 4-5 अधिकारी हुआ करते थे। उन 4-5 अधिकारियों को हम लोग जिक्र कर देते हैं, फिर काम खत्म करते हैं आज का। ये डिफिनीशन कभी कभी आ जाती है कि कौन कौन से अधिकारी उनके खास थे। अब ये एकता सिस्टम के साथ क्या था? जो एडमिनिस्ट्रेशन था, किसका एडमिनिस्ट्रेशन था? वो एडमिनिस्ट्रेशन किसका था? वह एडमिनिस्ट्रेशन था सुल्तान का। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सुल्तान जो कंसर्न था, उसका काम क्या था? कलेक्टिंग, जो रेवेन्यू का कलेक्शन करता था, लैंड से रिकॉर्ड करता था। और सम ऑफ द लैंड जो रिजर्व होती थी अंडर कंट्रोल ऑफ द सुल्तान, सम लैंड अंडर कंट्रोल ऑफ सुल्तान। जो कंट्रोल ऑफ सुल्तान के पास लैंड थी, जो लैंड सुल्तान के कंट्रोल में होती थी, उसका रेवेन्यू कहां जाता था? पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ सुल्तान। पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ सुल्तान। जो सुल्तान का व्यक्तिगत खर्च था वह उस लैंड से जाता था जो सुल्तान के लिए रिजर्व होती थी। जो रेवेन्यू था राज्य का, जो कहते हैं जो अमाउंट ऑफ जो रेवेन्यू फिक्स था, वो क्या था? 1/3 अमाउंट ऑफ रेवेन्यू वॉज फिक्स था और यह राज्य का हिस्सा हुआ करता था। यह रेवेन्यू लोकल ऑफिसर्स कलेक्ट किया करते थे। अब एडमिनिस्ट्रेशन कौन से? पटवारी। कुछ लोग पटवारी, मुशर्रिफ, वजीर, बख्शी, चीफ काजी, यह कुछ महत्वपूर्ण उस समय के कार्य कहते हैं कार्यकर्ता हुआ करते थे। जो पैटर्न ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था, अब इससे क्या कह सकते हैं
जो पैटर्न ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था वह चेंज नहीं हुआ। जो पैटर्न ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था वह बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। जो पहले का पैटर्न एडमिनिस्ट्रेशन था वही लगातार चलता रहा। तो एक बड़ी बात है कि इतने बड़े उठापटक के बाद भी जो राज्य का एक कार्यक्रम था जैसे पहले था वैसे ही चलता रहा। मुकद्दम, मुकद्दम कौन होता था? मुकद्दम हुआ करता था हेरिडिटरी हेडमैन ऑफ द विलेज। हेडमैन ऑफ द विलेज, ये हेरिडिटरी होता था, हेडमैन ऑफ द विलेज, हेडमैन, हेरिडिटरी हेडमैन ऑफ द विलेज, उसको हम मुकद्दम कहा करते थे। दूसरा पटवारी, जो लोकल रिकॉर्ड सकता था, पटवारी आज भी आपका लोकल रिकॉर्ड सकता था, पटवारी जो लोकल रिकॉर्ड सकता था। तीसरा था मुशर्रिफ, जो सुपरवाइज करता था अकाउंट का, सुपरवाइज करता था अकाउंट, सुपरवाइज करता था अकाउंट को, ही सुपरवाइज या अकाउंट को सुपरवाइज किया वहां पर किया करता था। और रिकॉर्ड्स लिखे जाते थे, जो बही और खाता उसमें लिखे जाते थे। जो राजा का कोर्ट था उसमें वजीर सबसे इंपॉर्टेंट था, वजीर सबसे इंपॉर्टेंट था। बख्शी क्या था? ये पे मास्टर था, बख्शी वाज द पे मास्टर। वजीर सबसे इंपॉर्टेंट था जो राजा को सारे सलाह देता था, और जो बख्शी था वो पे मास्टर था। और वजीर एंड हिज ऑफिसर्स, वजीर और उसके अधिकारी थे जो चेक करते थे रेवेन्यू के रिकॉर्ड को। जो चीफ काजी था यह चीफ जस्टिस हुआ करता था। चीफ काजी वाज द चीफ जस्टिस। तो राज्य का जो चीफ जस्टिस था वह चीफ काजी हुआ करता था। और वजीर सारे कामों को सुपरवाइज करता था। जो सुल्तान था वह बहुत डिपेंडेंट हुआ करता था वजीर के ऊपर, वजीर पर सुल्तान बहुत डिपेंडेंट हुआ करता था। मेरे ख्याल से इट्स इनफ फॉर द डे। कोई सवाल हो तो आप जरूर बताएं।